प्यारे साथियों, हम लोगों ने कल पढ़ा था गति के बारे में कि गति को हम लोग नाम देते हैं मोशन। हम लोगों ने देखा था कि जो गति होती है, गति किसे कहते हैं, तो गति क्या होती है, विराम क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़े हों तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उसको पढ़ लीजिए, तब जा कर के इसको दोबारा पढ़िए, नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मोशन, जिसका नाम क्या है, गति, और इस गति के कितने प्रकार हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखीय गति। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। देखिए, सरल रेखा में गति का मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कही जाती है। जब कोई भी वस्तु क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम लोग सरल रेखीय गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि सरल रेखी संबंधित कितने सारे इक्वेशन हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वह है गति के समीकरण। गति के समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि मान लीजिए, यदि प्रारंभिक वेग, यदि प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग, यदि प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v एवं त्वरण a तथा समय को t और दूरी को s से प्रदर्शित किया जाए या निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए, तो अब क्या पाएंगे? यदि हम लोग प्रारंभिक वेग को u से दर्शाएं, प्रारंभिक वेग को u से दर्शाएं, अंतिम वेग को v से दर्शाएं, त्वरण को a से दर्शाएं, दूरी को s से दर्शाएं और समय को t से दर्शाएं, तो आपको मिलेगा कि यहाँ गति के 3 समीकरण हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ गति के 3 समीकरण हैं। वो समीकरण कौन कौन से हैं? आप पाएंगे कि यहाँ गति के 3 समीकरण हैं। उसमें आपको मिलेगा कि नंबर 1 v = u +
ए इंटू टी। गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर जो दूसरा इक्वेशन है, जिसको सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यस दूरी है तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नंबर थ्री जो आपको मिलेगा वो मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या मिलता है तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। इसे जो तीनों समीकरण हैं, इन्हीं समीकरण को रेखीय गति का समीकरण कहा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं समीकरणों को रेखीय गति का समीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ आप लिखेंगे कि इन समीकरणों को ही रेखीय गति का समीकरण कहा जाता है। का समीकरण कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं, इन समीकरणों को ही रेखीय गति का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो कितने इक्वेशन हुए, तो आप कहेंगे कि सर रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v स्क्वायर यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अब नीचे दिए हैं कि इन्हीं समीकरणों को ही क्या कहते हैं, रेखीय गति समीकरण कहते हैं। देखिए जो ये समीकरण आप देख रहे हैं, जो समीकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो भी समीकरण हैं ये क्या होते हैं, जो ये समीकरण यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इन समीकरणों में जो ये समीकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इन समीकरणों में जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण। यहाँ पे हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक समान त्वरण के लिए। मतलब यहाँ पे जो त्वरण है, जो त्वरण यहाँ पे दिया है, वो त्वरण कैसा है, वो त्वरण जो है एक समान है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कहा जाता है यह समीकरण कांस्टेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, इसका नाम है, वो कह सकते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अथवा नियत समीकरण के लिए, अथवा नियत समीकरण के लिए ही सत्य होता है, के लिए ही क्या होता है, ये सभी सत्य होता है। ठीक है, ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हमेशा यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सेलरेशन सब में नियत होता है, ये इसमें एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो
इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं, या रेखीय गति का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि कुछ हम लोग जो भी टॉपिक है थोड़ा ये जान लीजिए कि क्या क्या हम लोगों ने लिखा है। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ भी यू लिखा है, यू को क्या कहा गया है, यू को हम कह रहे हैं प्रारंभिक वेग। देखिए प्रारंभिक वेग को मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग को ऐसे समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस वेग से अपनी गति प्रारंभ करती है उसी गति को प्रारंभिक वेग कहा जाता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति करना शुरू कर रहा है तो उसी वेग को, उसी वेलोसिटी को प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी गति विरामावस्था से शुरू कर रहे हैं। जब वो विरामावस्था से शुरू कर रहे हैं तो उनकी गति, उसकी जो प्रारंभिक वेग होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। उस कंडीशन में हम लोग प्रारंभिक वेग जीरो लेते हैं। ओके, तो मिलेगा आपको ये प्रारंभिक वेग हो गया। अंतिम वेग, अंतिम वेग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम अपने गणना में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन है जो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो हमें 1 घंटा के बाद ही हम देखना था कि 1 घंटे के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद देखेंगे, जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, उसकी अंतिम वेग होगी। या अगर हम लोग जितना समय है उसके लिए लेंगे तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अंतिम वेग मतलब जहाँ तक हम गणना कर रहे हैं उस समय जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी को अंतिम वेग, या उसी हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट, ठीक है, लास्ट वेलोसिटी या अंतिम वेलोसिटी हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से है कि वेग किसे कहते हैं। वेग आप जानते हैं, थोड़ा सा चीज़ें याद कर लीजिए। वेग क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। देखिए विस्थापन क्या है कि अगर मान लीजिए कि विस्थापन का मतलब हो गया, ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई भी, वैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था, वो यहाँ से S1 दूरी पे था। इस समय यहाँ पे जब था तो दूरी क्या था, इसका S1 दूरी था, समय क्या था, T1 था। अब यहाँ से क्या हुआ कि T2 टाइम पे ये पॉइंट B पे पहुँच गया, दूरी क्या थी, S2 थी, टाइम क्या थी, T2 थी। ठीक है, तो कितना विस्थापन हुआ, तो आप कहेंगे कि सर इसमें S2 माइनस S1 के बराबर विस्थापन हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से चलना शुरू करके यहाँ पहुँचा, सपोज कर लीजिए कि S1 इक्वल टू 10 मीटर था और S2 इक्वल टू कितना है, मान लीजिए कि 16 मीटर है। तो अब क्या कहेंगे, कितना इसमें विस्थापन हुआ, तो 16 माइनस 10 मतलब उस कुल मिलाकर के उसमें 6 मीटर का विस्थापन हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1। समय क्या लेंगे, समय वहाँ पे क्या है, T2 है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 सेकेंड टाइम हो रहा था, यहाँ पे कितना समय हुआ, 8 सेकेंड हुआ। तो अब कितना का अंतर हुआ, 8 माइनस 5 मीन्स ये 3 सेकेंड हो गया। तो आपको मिलेगा यहाँ पर T2 माइनस T1। तो ये समय हो गया। हम समझ सकते हैं कि डेल्टा S अपन डेल्टा T। तो विस्थापन और जो समय का अनुपात होता है, विस्थापन और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, आपने इसको देख ही लिया, इसको हम लोग आप समझ गए। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसी को V से दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आइए, इसके बाद से नंबर आता है त्वरण का। त्वरण किसे कहते हैं, और कोई पूछता है आपसे कि त्वरण किसे कहते हैं,
एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है ये जान लीजिए कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो जितना परिवर्तन वेलोसिटी में हुआ है और जितने समय में हुआ है उसका अगर हम लोग अनुपात निकाल दें तो उसी को त्वरण का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे अगर लिखें, कैसे हम लिखें? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो v1 वेग से गति कर रहा था। किस वेलोसिटी से गति कर रहा था? वह जो ऑब्जेक्ट है वह v1 वेलोसिटी से गति कर रहा था और उस समय जब हम लोग देखे उसको, समय क्या था? t1 था। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो गति करना शुरू किया तो उस दौरान हमने क्या किया? उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो ये मान लिया जाए कि हमने t1 समय पर देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 थी। फिर हमने क्या किया? t2 समय पे देखा तो देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी जो है v2 थी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, कितना वेग में परिवर्तन हुआ? तो वेग में परिवर्तन हुआ v2 माइनस v1 और समय में कितना परिवर्तन हुआ? t2 माइनस t1। तो ये कितना हो गया? वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो डेल्टा v, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा t। तो ये क्या है? ये आपका एक्सीलरेशन है। जबकि अगर वो लीनियर वेलोसिटी है, अगर वो लीनियर इक्वेशन, इसको लिखे ना, इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका भी नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब लीनियर की अगर बात करते हैं हम लोग तो जो यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है वह हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। हम जब यूज करते हैं तो इस कंडीशन में सभी कांस्टेंट ही होता है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन हो तो क्या होगा? परिवर्तन अगर हो वहाँ पर तो उसके जगह पे दूसरा समीकरण प्रयोग करना होता है जो कि हमको अभी नहीं पढ़ना है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर द वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, कोई ऐसे लिखिए, एक साइकिल सवार व्यक्ति विरामावस्था से
गति करना अवस्था से गति करना प्रारंभ करता है। ओके, आगे लिखेंगे आप कि 10 सेकेंड बाद ऐसे लिखिए ना, रुक जाइए। गति करना प्रारंभ करता है जिसका त्वरण त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हो गया, आगे लिखेंगे इसके द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है जिसका त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? दिया है। चूंकि गति कहाँ शुरू करता है? चूंकि गति विरामावस्था से प्रारंभ करता है, इसलिए प्रारंभिक वेग कितना होगा? इसलिए प्रारंभिक वेग u इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपनी गति जो है विरामावस्था से प्रारंभ करता है, इसलिए इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी? 0 होगी। बताया भी थे, इसके पहले ही बताए थे। आगे लिखा है जो इसका त्वरण है, त्वरण दिया है a इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय दिया है t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, त्वरण a इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय दिया है t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इस तरह से जो है ये, और निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पर दूरी निकालना है। यस, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको दूरी यहाँ से निकालना है। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो मिलेगा आपको कि अब हम किसका प्रयोग करेंगे। चूंकि 3 इक्वेशन थे, एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
एक था यहाँ पर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन थे। तो जो यह इक्वेशन है आप देखेंगे तो लगभग जो भी वेरिएबल है u a t s ये किसमें है, या इसी समीकरण का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। t सेकंड में चली गई दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गति के, लिखेंगे हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या मिलेगा, दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ये नहीं है, s वाला है। क्या दिया है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आप यहाँ पे देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए तो मिलेगा आपको s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 0 है, t की वैल्यू 10 है, 1/2 यहाँ पे 20 है, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मिलेगा आपको 0, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 10 मिलेगा, इंटू 10 का स्क्वायर मिल जाएगा, यस इक्वल टू 10 इंटू 100, यस इक्वल टू क्या मिला, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय किया, ये दोनों ही इसकी इक्वेशन है, दोनों ही इसका आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी क्या है, ये भी आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वेरिएबल राशियां दी हुई थी और उसका हम लोगों ने यूज करके, हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन को, इसके जो भी है जो फार्मूला दिया था इसका यूज करके हम लोगों ने उसको निकाला। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। एक और हम लोग सॉल्व करते हैं, एक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, इस्तेमाल ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से गति करते हुए 150 मीटर की दूरी तय करता है और ठहर जाता है, हम बोल सकते हैं कि रुक जाता है, अथवा और विराम में आ जाता है। क्या होता है, विराम में आ जाता है,
लिखेंगे हम लोग आगे कि वस्तु का त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है, सॉल्यूशन इसका निकालना। कैसे से सॉल्यूशन निकालेंगे ये हमें देखना होगा कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग निकालेंगे और विराम में आ जाता है वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, कि वस्तु का त्वरण क्या है, इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो आपको यहाँ मिलेगा कि दिया है क्या दिया है कि वस्तु 10 मीटर से गति कर रहा है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कितनी दूरी तय करता है, ये दूरी तय करता है 150 मीटर की, और विराम में आ जाता है, मतलब v इक्वल टू क्या होता है 0 मीटर, इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी। कह रहा है कि एक्सीलरेशन ज्ञात करिए। तो जरा आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। तो आप पाएंगे कि जो तीसरा वाला इक्वेशन है यही जो है इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन निकालने के लिए तीसरा इक्वेशन ही यूज में आएगा। ठीक है, तीसरा इक्वेशन को हम क्या करेंगे यूज में ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं v दिया है, u दिया है और s दिया है, तो ये तीनों वेरिएबल और एक्सीलरेशन, इसमें v है, u है, s है, और आपको क्या करना है a निकालना है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि गति के तृतीय समीकरण से क्या मिलेगा, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या मिला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0 स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ मिलेगा 2as, तो 2 इंटू आपको a निकालना है और s की वैल्यू कितनी है 150 मीटर। कितनी है, s की वैल्यू है यहाँ पर 150 मीटर। ठीक है, कितना है 150 मीटर है। तो हम देखेंगे कि ये तो 0 हो गया, 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 300 इंटू ए मिलेगा। आप इसको अगर इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, आप लिख सकते हैं या 3 इंटू ए इक्वल टू 100, ए इक्वल टू मिलेगा 100 अपान 300। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, तो ए इक्वल टू क्या मिला 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिला, आपको यहाँ पर मिलेगा a इक्वल टू 1/3 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि a इक्वल टू 0. अगर आप इसको भाग करेंगे तो 99 करके आएगा, 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मिला ये क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट का त्वरण है। और आपने देखा कि ये निगेटिव आ रहा है, चूंकि निगेटिव आ रहा है। देखिए निगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो इसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है, चूंकि वो गति करते 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 आकर के रुक रहा है। जब वो रुक रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रुकने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी गति है वो कैसी है, जो उसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है वहां पे ऋणात्मक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिला -0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखिए, एक क्वेश्चन और है, आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे एक पिंड है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एवं 10 मीटर नहीं, मान लीजिए यहाँ पे आप थोड़ा बदल दिया जाए, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड के वेग से एवं 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण के साथ गति कर रहा है। आगे लिखेंगे पिंड का, फिर आप लिखेंगे आगे कि 5 सेकेंड बाद पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप, 5 सेकेंड बाद पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको मिलेगा, इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि दिया क्या है, प्रारंभिक वेग दिया है 12 मीटर प्रति सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया है 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय दिया है 5 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है क्या कि 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आपको v निकालना है। कौन सा इक्वेशन प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पे पहला इक्वेशन प्रयोग करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। तो आपको मिलेगा गति के प्रथम समीकरण से क्या मिलेगा, v इक्वल टू u प्लस at। तो v u की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू 18, यहाँ पर 5 हो गया, तो 2 18 × 5 90, वेलोसिटी ऐड करेंगे तो 102 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी क्या हो जाएगी, अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक समान वृत्तीय गति के बारे में। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।